पर रुक्मिन के सपनों का क्या होगा? उसके बाप किशुन सिंह की कीर्ति, खुद सुल्तान सिंह के ही कीर्ति गीत कम नहीं है। ये पूरे जाट समाज की बात है। वो अपने आप से जवाब तलब करने लगा। उलझने, लगातार उलझने, पर उसने फैसला कर लिया, जो भी हो आज उसे रास्ता चुन लेना है। और उसने रास्ता चुन लिया। वो उठा, मन में दृढ़ संकल्प और पैरों में विश्वास की शक्ति। दूर एक टीले पर पुतली बैठी थी, ठीक सुल्तान की तरह उलझनों में घिरी, बेचैन। सुल्तान उसके ठीक पीछे जा खड़ा हुआ, इतने फासले पर कि दूर से देखने वाले को भी उनके बीच की दूरी दिख सके। उसने बंदूक की नली पर मुट्ठियां कसी, बोला, पुतली बाई। पुतली ने चौंक कर पीछे देखा। आज सुल्तान ने और दिनों की तरह नजर झुकाकर बात नहीं की। पुतली बाई, मुझसे कसूर तो बड़ा हो गया है, पर मैं इसके प्रायश्चित के लिए तैयार हूं। मैं अपने कुल की मान मर्यादा सब कुछ छोड़कर ये कलंक धो डालूंगा। पुतली एकाएक कुछ नहीं कह सकी। आश्चर्यचकित उसका चेहरा देखती रही। पुतली बाई, मैं बागी हूं, मेरी जिंदगी निश्चित नहीं है। न जाने किस दिन किस ओर से गोली आए और मेरी छाती फाड़ जाए। मेरे साथ जिस औरत की जिंदगी बंधेगी उसे किस दिन रोना पड़ जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं है। मैं खुद भी नहीं चाहता कि ऐसा हो, पर लाचारी है। सुल्तान क्या कहना चाहता है? तुम मुझ जैसे आदमी से जिंदगी बांधने को तैयार हो? सुल्तान ने एकदम सीधा और बेहद जाने वाला प्रश्न कर दिया। पुतली अवाक, उसे लग रहा है कि सपना देख रही है। सुल्तान ऊंचे कुल का ठाकुर, बागी है तो क्या हुआ, पर पुतली से, एक नाचने गाने वाली से विवाह का प्रस्ताव कर रहा है। उसे लगा जैसे कुछ गलत सुन रही है वो। कैसे करे विश्वास? सुल्तान ने अपना प्रस्ताव दोहरा दिया। पुतली की आंखें सुल्तान पर ठहर गईं। कहना चाहती थी, पागल हो गए हो ठाकुर, छोटी गिरी हुई जाति से नाता जोड़ोगे? मैं जानता हूं कि मुझसे विवाह करके तेरी सारी उम्र में जहर घुल जाएगा, पर अब मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मेरे कारण तो अपने माथे पर कलंक लिए रहे। इससे अच्छा तो यही है मेरे नाम के साथ ही कलंक जोड़ दे। इसमें मेरे जीते जी तुझे रंडापे का बोझ उठाना पड़ सकता है, पर यह बोझ आबरू इज्जत का होगा। पुतली बार बार सुनकर भी विश्वास नहीं कर पा रही है। कैसे करे? आहूं, झूठे वायदों और फफ्तियों के अलग विश्वास का ये अनजाना संसार पहली बार देख रही है वो। सुल्तान के चेहरे पर फीकी सी मुस्कान बिखरी। डरती है? ठीक ही है, किसी डाकू से सारी जिंदगी का नाता जोड़कर कौन खुश रह सकता है? मैं खुद भी नहीं चाहता था, पर क्या करूं? अब इसके सिवाय कोई रास्ता ही नहीं दिखता है। नहीं नहीं ठाकुर, तुम जैसे आदमी से जिंदगी बांधकर कोई दुखी नहीं होगा। मेरे बड़े भाग कि तुम मुझे अपनाने को तैयार हो, पर मैंने पहले ही बता दिया है कि मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, तो सोच समझकर फैसला कर ले। मैं आज शंकर सिंह की तलाश में जा रहा हूँ, लौटूंगा तब तक तू सोच समझ लेगी। पुतली तुरंत अपना फैसला सुना देना चाहती थी, पर सुल्तान ने मौका नहीं दिया। वो बात पूरी कर फुर्ती से चला गया। सांझ हुए गिरोह तैयार हो गया। खबर मिली थी कि शंकर सिंह एक बारात में अपने गांव से बाहर निकल रहा है। सुल्तान सिंह ने सोच लिया था, इस बार नहीं छोड़ूंगा। उसने कुछ आदमी साथ लेकर सारा इंतजाम किया था। वो जगह तलाश कर ली थी जहां से बारात गुजरने वाली थी। कहाँ घेरा डालना ठीक रहेगा, कहाँ गिरोह मोर्चा लगाएगा, और पुलिस कितनी दूर हो सकती है। बारात के साथ बंदूकें होंगी, कितनी होंगी, अनुमान कर लिया गया था, और उस अनुमान के साथ ही अपनी शक्ति का अनुमान। सुल्तान सिंह ने कमर से सीने तक कारतूस पेटी बांध ली। पुतली एक और खड़ी चुपचाप देखती रही। सुल्तान के चेहरे पर कई दिनों के बाद उत्साह दिख रहा था। वो वक्त आ गया है जिसके लिए वो इतने दिनों तक आंधी, पानी, धूप और सर्दी से झुंझता हुआ बीहड़ों के टीले गिनता रहा है। हजारी सिंह ने उसे पानी की केतली दी। सुल्तान ने उसे कंधे पर टांगा। वो खुश था। जब जब शंकर सिंह से बैर चुकाने का मौका हाथ आया था, वो उसी तरह खुश हुआ था, पर अब तक के सारे मौके असफलता ही साथ लाते रहे हैं। मगर सुल्तान को विश्वास है, एक न एक दिन जरूर सही मौका आएगा। शायद आज ही मौका आ गया हो। पुतली के मन में संकोच, उससे भी कई गुना भय। सुल्तान सिंह बदला चुकाने जा रहा है। वो खुद गोलियों को न्योता देगा और मौत से छिवाउल खेलेगा। पुतली को डर लगा। शरीर में विचित्र सी सिहरन अनुभव की उसने। मन हुआ 2 कदम आगे बढ़े और कहे, मत जाओ ठाकुर। पर यह सोचकर पुतली संकोच के और गहरे बोझ में दब गई कि सुल्तान को
रोकने टोकने का अधिकार ही क्या है उसे। सुल्तान सिंह बहुत जल्दी में तैयार हुआ था। उसने अगर धैर्य से कोई काम किया था तो सिर्फ ये कि बंदूक की परख अच्छी तरह कर ली थी। गिरोह के चलने से पहले वो पुतली के पास आया। सवेरे तक लौट आऊंगा, तब तक तेरी हिफाजत के लिए आदमी छोड़े जा रहा हूं। और इससे पहले कि पुतली कुछ कहे वो चला गया। पुतली ऊंचे टीले पर खड़ी उन्हें जाते हुए देखती रही। अपनी अपनी राइफलें उठाए हुए वे बीहड़ों की चौड़ी सकरी गलियों और दरारों में फुर्ती से चले जा रहे थे। सुल्तान सभी से आगे था। पुतली उस समय तक उन सभी को देखती रही जब तक कि वे सभी बीहड़ों में न डूब गए। कुछ देर वो निरुद्देशी बीहड़ों में नजरें भटकाती रही और फिर अपनी जगह पर लौट आई। टीले सांस के साथ ही अंधेरे में कैद होते जा रहे थे और निस्तब्धता हर क्षण पहले के क्षणों को पराजित करती हुई बढ़ती जा रही थी। सुल्तान सिंह जिस आदमी को छोड़ गया था उसने मशाल जलाई। प्रकाश की एक लौ ने जैसे मजबूत अंधेरे से मखौल किया। पुतली उस अस्तित्वहीन प्रकाश को देर तक देखती रही। सुल्तान और उसके साथी न जाने कितनी दूर जा पहुंचे होंगे, वो सोच रही थी और हर क्षण किसी अज्ञात आशंका से डरी हुई थी। सुल्तान अपने गिने चुने आदमी लेकर बारात पर टूट पड़ेगा। वो कुछ लोगों की हत्या कर डालेगा या मुमकिन है कि पुलिस से उसकी मुठभेड़ हो जाए। ये भी तो हो सकता है कि कोई गोली सुल्तान सिंह को नहीं, उसने इस कड़वे विचार को मन से उतार फेंकने की कोशिश की, पर मन का क्या करे। सोचता है तो सोचता ही चला जाता है बेलगाम, और आदमी बेबस उसके साथ बंधा चला जाता है। न चाहते हुए भी पुतली ने बहुत कुछ सोच लिया था। बागी की जिंदगी का क्या ठीक, आज सांस चल रही है कल बंद हो जाए। बीमारी तो आदमी को इलाज का मौका भी दे देती है, पर गोली तो सामने वाले को दूसरी सांस भी नहीं लेने देती। सुल्तान बागी है, पर है कितना भला। व्यर्थ कभी किसी से शत्रुता नहीं बांधी, किसी औरत का बदन नहीं छुआ, पर गोली भले बुरे का फर्क कहाँ करती है। वो तो एक बार नली से निकली सो निकली। पुतली तमाम रात सोचती रही। शंका कुशंकाओं का कोहरा उसके दिल से दिमाग तक छाया रहा। जब भोर का पहला संकेत अंधेरों को तोड़ता बीहड़ों के टीलों पर आ गिरा, तब उसने नीचे वाली संकरी पगडंडियों पर कुछ फुसफुसाहटें सुनी, और इससे पूर्व कि वो उठे नीचे देखे, टीले पर मुस्तैदी से राइफल साधे खड़ा डाकू पहरेदार उसके पास आ गया। बाई ठाकुर आ गया। पुतली टीले पर आई। गिरोह उन्हीं भूल भुलैयों भरी दरारों से आ रहा था। सुल्तान उन सब के आगे आगे। वे सब ऊपर आ गए, थके हुए थे और उन सभी के चेहरों पर बेचैनी थी। पुतली चुपचाप देखती रही। उसे आश्चर्य था हजारी कहाँ रह गया। एक डाकू ने आगे बढ़कर सुल्तान की बाह से केतली उतारी, फर्स्ट एड का डिब्बा कंधे से खोला, और जब वो उसे भीतर रखने चला गया तो सुल्तान निढाल सा धरती पर बैठ गया। उसका चेहरा मलिन था। वो रीति आंखों से आसमान की ओर ताक रहा था। हजारी नहीं दिखता। पुलिस ने आए हुए लोगों पर एक के बाद एक नजर दौड़ाई। फिर एक डाकू ने पूछा, हजारी? उसे पुलिस ने मार दिया। पुतली जैसे तैसे बेहोशी थाम सकी। उसके पैर कांपे। कुछ घंटे हुए होंगे, केवल दिन डूबा है और ये रात गुजरी है। पलक मारते एक चेहरा बुझ गया जिसे उसने कुछ देर पहले देखा था। लंबा चौड़ा शरीर, बड़ी बड़ी आंखें, चौड़े कंधे, गोश्त से भरी हुई मजबूत बाहें, सब एक सपने की तरह झूठ हो गए हैं। पुतली सिहर गई। इसी तरह किसी दिन सुल्तान नहीं, पुतली ने कई बार चाहा कि ये कड़वा ख्याल दिमाग से उलीझकर बाहर फेंक दे, पर वो असमर्थ रही। तेरे सोचने न सोचने से क्या होता है। जैसे कोई उसके कानों में कुशंका का ये लोहा गरम कर उंडेले जा रहा है। वो सुन रही है, लाचार होकर महसूस भी कर रही है। बागी की जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं होता। एक न एक दिन सुल्तान सिंह भी इसी तरह जाएगा और फिर कभी नहीं लौटेगा। बिल्कुल इसी तरह जैसे हजारी शाम को गया था और सुबह नहीं लौटा, और सब सपने की तरह आया गया होकर रह जाएगा। सुल्तान सिंह देर तक वैसे ही पड़ा रहा, बिना हिले डुले, इस तरह जैसे किसी ने उसके हाथ से बंदूक छीन ली है, बगल से कारतूस पेटी उतार ली है और वो निहत्था निढाल धरती पर आ गिरा है। सूरज की इक्का दुक्का किरणें बीहड़ों की मीलों दूर फैली कतारें लांघती हुई कुछ देर पहले ही उसके पास आ गिरी थी और अब धीरे धीरे उसके बदन पर बिखरने लगी थीं। पुतली ने उसकी मनस्थिति पहचानी। हजारी का अभाव, शंकर सिंह के बदले की आग और पुतली एक उलझन। सुल्तान टूटने लगा है। इस तरह जैसे परिस्थितियों ने
उसके युवा शरीर को बुढ़ापे में डुबो दिया है। हजारी मर गया। वो हजारी सिंह जिसका निशाना ठाकुर की जबान की तरह सच्चा था और कहते हैं जिसकी बंदूक का जवाब देने वाली बंदूक बीहड़ों में अब तक पैदा नहीं हुई थी। सुल्तान उसे याद किए जा रहा था। अपने सगे भाई पर भी शायद सुल्तान उतना भरोसा न करता जितना उसने हजारी पर किया था, और हजारी ने अपने सारे जीवन सुल्तान का विश्वास इस तरह निभाया था जैसे वो उससे अलग कहीं था ही नहीं। सुल्तान के दुश्मन को हजारी ने सारी जिंदगी अपना दुश्मन माना था। सुल्तान ने इस विचार के साथ ही अनुभव किया जैसे उसके हाथों में खून की रफ्तार कम हो गई है, वो रफ्तार जिसकी धुन में उसने न दिन देखा था न रात। हजारी मर गया, जिसके मजबूत कंधों पर सुल्तान ने घायल होने के बाद कोसों दूर तक खतरा पार किया था, मौत को धोखा दिया था। सुल्तान का मन हुआ कि बीहड़ की माटी में मुंह देकर फपक फपक कर रो पड़े। हजारी सिंह नहीं मरा है। सुल्तान सिंह और मौत के बीच का फासला कम हो गया है। वो था तो सुल्तान और पुलिस की गोलियों के बीच इस तरह अड़ जाता था जैसे बीहड़ों का कोई ऊंचा टीला बीच में पड़ गया हो। सुल्तान सोचता गया और हर क्षण उसके इर्द गिर्द हजारी की यादें घिरती गई। गिरोह के हर आदमी से आगे बढ़कर मार करता था वो। सुल्तान को बीती रात की घटना याद हो आई। उस समय भी हजारी सिंह ही सबसे आगे बढ़ चला गया था, चिल्लाता हुआ। सुल्तान दांत भींचकर बुदबुदाया, शंकर सिंह। पुलिस गार्ड लेकर बारात में चल रहा था। हजारी आगे बढ़ा था, चीखा था, शंकर सिंह। वो दौड़ता ही आगे चला गया था और गाड़ियों में से गोलियों की बौछार उस पर होने लगी थी। हजारी को बंदूक संभालने का भी मौका नहीं मिला था। दाईं ओर बढ़े जा रहे सुल्तान के आदमियों ने जारी की कुछ चीखें सुनी थीं और फिर वे सब उल्टे पैरों भाग खड़े हुए थे। ये दौड़ मीलों तक चलती रही थी। पुलिस बहुत थी और हजारी गोलियों से बिंधा वहीं माटी में पड़ा रह गया था। सुल्तान की मुट्ठियां भीज गईं। पुतली उसके पास आई। कुछ देर रीती आंखों सुल्तान उसे देखता रहा, बिल्कुल एक बच्चे जैसी मासूमियत से। ठाकुर, धूप बहुत चढ़ आई है, भीतर चलो। सुल्तान चुपचाप भीतर चला गया। आषाढ़ लगा, बरखा की पहली बूंदें गिरीं और सुल्तान ने गिरोह के सारे लोगों को बुलाकर बता दिया, अब ये जगह छोड़नी पड़ेगी। गिरोह सिर्फ गर्मियों के मौसम में ही यहाँ टिक पाता था। बारिश शुरू होते ही जगह बदलना आवश्यक हो जाता। सुल्तान ने जगह बदलने की बात कही। उस वक्त उसे अनचाहे ही हजारी याद हो आया। हर बरसात में गिरोह का इंतज़ाम वही करता था, और तो और जगह बदलने की घोषणा भी सुल्तान को नहीं करनी होती थी। हजारी की मौत हुए एक सप्ताह से अधिक समय बीत गया था। पुतली और सुल्तान के बीच वाले संकोच के पर्दे करीब करीब उठ गए थे। न उठते तो कुछ दिनों बाद उठने ही थे। पुतली ने सुल्तान को फैसला सुना दिया था, मैं तुम्हारे नाम के साथ अपना नाम जोड़ने को तैयार हूँ। गिरोह को एक दिन फिर सुल्तान का बुलावा मिला और सबकी उपस्थिति में पुतली का हाथ पकड़कर सुल्तान ने कसम ली, मैं वचन देता हूँ जिंदगी भर तुझे निभाऊंगा। गिरोह के कुछ लोगों को आपत्ति थी। दबी मुंदी चर्चा भी सुल्तान के कानों में आई थी। पुतली नाचने वाली है, उस पर अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए। पर सुल्तान सिंह ने परवाह नहीं की। पीठ पीछे 100 बातें होती हैं। गिरोह के किसी आदमी ने सामने आकर तो कहा नहीं है। कहता तो सुल्तान जवाब दे देता, पर न कोई सवाल उठा न जवाब दिया गया। न बाजे बजे, न बारात आई, न मंडप लगा, न गीत गाए गए। ठाकुर ने बाह थामी, वचन हारा और पुतली ठकुराइन हो गई। पुलिस के पहरे बहुत कठोर थे। सुल्तान चाहकर भी इस मौके पर पुतली के लिए कुछ नहीं मंगवा सका। हालांकि उसके मन में रुक्मिन के संजोए सपने हरे हो गए थे। कितना कुछ सोचा था रुक्मिन ने। सुल्तान शादी करेगा तो 10 गांवों से जाति बिरादरी के लोग इकट्ठा होंगे। मिलिट्री का बैंड आएगा। मुरैना से आतिशबाजी का सामान और ग्वालियर से दूल्हे के हल्दिया कपड़े, गोटे टका साफा और टोनदार जूतियाँ। बारात इस धूम धड़ाके से निकलेगी कि आसपास के गांव वाले कहें बारात हो तो सुल्तान सिंह जैसी, क्यों न हो वो किशन सिंह का बेटा है। सुल्तान बहू लेकर लौटेगा। दरवाजे पर स्वागत करते हुए रुक्मिन रानी विक्टोरिया के ज़माने के 5 खरे कलदार न्योछावर करने वाली थी। सुल्तान ने सोचा, बरबस ही उसे हंसी आ गई। कितने सपने थे रुक्मिन के,
पर ग्रहों के खेल और हालातों के सामने किसका मनचाहा हो पाता है। सुल्तान का ब्याह हुआ है और ये वो आना तो दूर रहा, खुद रुक्मिन ही नदारद है। पुलिस पहरे कठोर न होते तो शायद सुल्तान सिंह पुतली के लिए नई साड़ियाँ जरूर मंगा लेता, पर वो भी नहीं हो पाया। सुल्तान ने उदास नज़रें पुतली के शरीर पर फिराई। जिस साड़ी में उठा लिया था वही धोकर पहन रखी थी पुतली ने। डाके में मिले 2-4 गहने उसके बदन पर थे। अगर कोई नई बात थी तो सिर्फ ये कि पुतली की लज्जा में डूबी मुस्कान बहुत नशीली। सुल्तान सिंह डूबता गया था गहरे, खूब गहरे। अनजाने ही वो पुतली की ओर बढ़ता चला गया था। संकोच से सिमट गई पुतली। सुल्तान उसके एकदम करीब आ पहुंचा था, इतने करीब कि पुतली की धोती और शरीर के कई हिस्से उसके शरीर से टकराने लगे थे। सुल्तान सिंह ने पहली बार बड़े अपनत्व के साथ कहा था, पुतली। पुतली को अच्छा लगा, सिहर गई, इस तरह जैसे बरखा की पहली फुहार बदन पर आ गिरी हो। पुतली, सुल्तान ने दोबारा बोला। शायद वो सोच रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए। वो पुतली से और सट गया। झुंझुनी, कई बार झुंझुनी भी कितनी मीठी होती है। सुल्तान ने कहा, मैं तेरे लिए कुछ नहीं मंगवा सका। मुझे कुछ नहीं चाहिए ठाकुर। मैं बहुत दुखी हूँ पुतली। इधर कुछ महीनों से पुलिस की बंदिश बहुत बढ़ गई है। सरकार नई नई प्लाटूनें बीहड़ों में भेज रही है। इच्छा तो बहुत थी कि तेरे लिए ग्वालियर से जरी पट्टे वाली धोतियाँ मंगा देता, पर पुतली पुनः कहना चाहती थी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर संकोच में बात होंठों पर ही जमी रह गई। ठाकुर, बाहर से एक आवाज़ उठी। सुल्तान पुतली से छिटककर दूर हो गई। रुक्मिन काकी का आदमी आया है। संदेशवाहक डाकू अब भी बाहर ही था। सुल्तान ने कोने में रखी राइफल उठाई और पुतली पर एक नज़र फेंककर बाहर चला गया। पुतली ने उसका अनुकरण किया। राम राम, आगंतुक ने सुल्तान को देखते ही कहा। गिरोह के लोग आसपास जुड़ आए। सुल्तान पूछ रहा था, कैसे हो बदरी? बहुत दिनों बाद आना हुआ। मैयो कैसी है? बदरी ने उड़ती दृष्टि से एक और खड़ी पुतली को देखा, फिर कहा, सब ठीक है ठाकुर, बड़ी कठिनाई से आ पाया हूँ। क्यों? मंगलपुरा के पास डिप्टी साहब पूरी प्लाटून लिए पड़े हैं। सुल्तान मुस्कुराया। उसने कहा, मुझे मालूम है, तुम ये बताओ कि किस काम से आए हो। रुक्मिन काकी ने खबर भेजी है कि बदरी ने संकोचपूर्वक पुतली को देखा, फिर कहा, उन्होंने कहलवाया है कि पुतली को उसके घर वापस भेज दो। उन्होंने ये भी कहलवाया है कि पुतली से विवाह की बात मत सोचना। सुल्तान ने धैर्यपूर्वक समाचार सुना। पुतली के चेहरे से खुशी की परत पुराने प्लास्टर की तरह उखड़ने लगी। कुछ अविश्वास के भाव से उसने सुल्तान को देखा। वो गंभीर था, पर आंखों में उदासी का कोहरा तैर आया था। बदरी सुल्तान सिंह का चेहरा देख रहा था, जैसे उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। जब कुछ देर सुल्तान नहीं बोला तो उसे ही बोलना पड़ा। रुक्मिन काकी ने कहा है कि जवाब लेकर आना। उन्होंने पुतली की माँ को वचन दे दिया है कि वे उसे वापस करवा देंगी। सुल्तान चुप रहा। बदरी बोला, मुझे आज ही वापस लौटना होगा ठाकुर। उन्होंने कह दिया था जवाब लेकर लौटना। सुल्तान ने समझ लिया बदरी तुरंत उत्तर चाहता है। उसने पुतली को देखा। संशय और असमंजस की कई सीधी और चुभने वाली लकीरें चेहरे पर उभारे वो उसी की ओर देख रही थी। क्या कहेगा सुल्तान? सुल्तान ने कहा, रुक्मिन मैयों से मेरा चरण छूना कहना और बताना कि सुल्तान उनके वचन का रत्ती रत्ती पालन करेगा। पर इधर वो भी एक वचन हार बैठा है। मैयों ने मुझे खबर भेजने में देर कर दी। मैंने शीतला माता और धर्म के नाम पर पुतली को अपनी घरवाली मान लिया है। अब वो किशुन सिंह की बहू है। रही पुतली को उसकी माँ के पास भेजने की बात, सो कहना कि सुल्तान उसका हुक्म जल्दी ही पूरा कर देगा। पर ठाकुर काकी ने कहा था कि विवाह की बात मत सोचना, ये कुल जात और धर्म का मामला है। बदरी को बीच में ही रुक जाना पड़ा। सुल्तान ने स्वर ऊंचा किया, बस मैं समझ गया, तू खबर लेकर आया है, चुपचाप खबर लेकर जा। मैयों का हुक्म जितना मेरे बूते में है मैं निभा दूंगा। अब उसका भी धर्म है कि मेरे वचन की रक्षा करे। मैं पुतली को वचन दे चुका हूँ कि तू मन वचन कर्म से मेरी हुई। सभी चुप, इस तरह जैसे नौटंकी का पर्दा उठ रहा हो। दृश्य की उत्कंठा, आगे क्या होगा? बदरी ने आदत के अनुसार पुनः टिप्पणी की, ठाकुर, रुक्मिन काकी ने कहलवाया तो नहीं है, पर तुम्हें भीतर की एक बात बताए देता हूँ।
एक दिन कह रही थी कि अगर सुल्तान ने पुतली से फेरे डाल लिए तो उसका मुंह भी ना देखूंगी। सोच समझकर जवाब दो, काकी का स्वभाव तुम खूब जानते हो। मैं सब समझता हूँ, सुल्तान गुर्राया। तू मुझे ज़्यादा मत समझा। मैंने जो जवाब दिया है वो मैयों तक पहुँचा दे बस। बद्री समझ गया। क्या समझा? समझ गया, कह दूंगा, मुंह बिगाड़कर बद्री ने उत्तर दिया। बाबू बद्री को भोजन पानी कराओ, न जाने कितना चक्कर लेकर चला आ रहा है, इसे इनाम भी देना, जो भी हो आदमी हीरा है। बाबू और कुछ अन्य डाकुओं के साथ जब बद्री एक ओर चला गया तो सुल्तान ने हंसते हुए पुतली के गले में बांह डाल दी। मैं जानता था कि मैयो यही हुक्म करेगी।